विषय है अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा। अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा से तात्पर्य इसके शब्द में ही हमें दिखाई देता है, अर्थात किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया जाए। प्लेटो और अरस्तू के अनुसार राज्य एक महान नैतिक संस्था है जिसका उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक विकास करना है। अरस्तू के शब्दों में राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है, पर वह अच्छे जीवन के निर्माण के लिए विद्यमान है। राज्य वो शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना विकास करता है और कार्य करता है। कार्ल मार्क्स ने राज्य को पूंजीपतियों की एक संस्था माना है जिसका उद्देश्य मजदूर वर्ग का शोषण करना है। वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज मार्क्स की कल्पना था। महात्मा गांधी जैसे विचारक भी राज्य को आवश्यक नहीं मानते हैं। वो राज्य के विरोधी थे और राज्य को वो हिंसा का साधन मानते थे। राज्य की भूमिका को लेकर राजनीति विज्ञान में अनेक विचारधाराएं प्रचलित हैं। इन विचारधाराओं में से एक है अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा, जिसे अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर-फेयर स्टेट भी कहा जाता है। सामान्यतः लेजर-फेयर स्टेट एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अभिप्राय है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, अर्थात उसके किसी भी कार्य में कोई हस्तक्षेप मत करो, क्योंकि व्यक्ति अपने हितों का सबसे अच्छा निर्णायक होता है। वह अपना कार्य अपनी इच्छा के अनुसार कर सके, इसके लिए उसको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा व्यक्तिवादी चिंतन और उसकी विचारधारा पर आधारित है। हम इसे व्यक्तिवाद का पर्यायवाची भी कह सकते हैं। अहस्तक्षेपवादी राज्य का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार काम करने देना जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने निजी हितों का सर्वोत्तम संरक्षक है। यह व्यक्ति की प्रधानता को स्वीकार करता है और व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता देने में विश्वास करता है। इस सिद्धांत को अहस्तक्षेप या अहस्तक्षेप वाली नीति कहा जाता है, अर्थात हस्तक्षेप ना करने की नीति। इसका नारा था कि संसार जैसा चलता है वैसा ही चलने दो, उसके कार्यों में कोई हस्तक्षेप मत करो, क्योंकि वह अपना नियंत्रण राज्य यानी स्वयं कर लेगा। इसे हम दूसरे शब्दों में राम भरोसे राज्य का सिद्धांत भी कहते हैं। इस अवधारणा का विकास 18वीं शताब्दी में हुआ था, जब राज्य के द्वारा सभी क्षेत्रों में व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित कर दिया गया था। वाणिज्य सिद्धांत की मान्यता के अनुसार राज्य के नियम और नियंत्रण में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। इसके फलस्वरूप अहस्तक्षेपवादी राज्य के सिद्धांत का जन्म हुआ। उस समय राज्य अपनी समृद्धि और आर्थिक उन्नति के लिए विदेशों पर निर्भर था। उस पर आने वाले सोना चांदी के निर्यात अनेक प्रकार के पाबंदियाँ लगाते थे। व्यक्ति अपना जीवन किस प्रकार बिताए, भोजन में क्या खाए, वेशभूषा कैसी पहने, इन सब का निर्धारण राज्य के द्वारा ही किया जाता था, क्योंकि उस समय मान्यता थी कि राज्य जो है वो व्यक्ति के हितों का सर्वोत्तम संरक्षक है। उदाहरण के लिए फ्रांस के में 14वें शासनकाल में, रूई के शासनकाल में, उसके मंत्री कोलबर्ट ने फ्रांस को समृद्ध बनाने के लिए विभिन्न उद्योगों पर कठोर नियंत्रण स्थापित कर दिया था। इंग्लैंड ने विदेशों से आने वाले माल पर चुंगी और तटकर लगा सकते थे। इन नियंत्रणों से व्यापार और उद्योग का दम घुटने लगा और वो इससे बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगे। आर्थिक जीवन में भी कुछ विशेष प्राकृतिक नियम होते हैं, जैसे मांग और पूर्ति का नियम, मजदूरी का नियम। राज्य को इन नियमों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इनके अनुसार उद्योगों को चलाने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। मांग और पूर्ति के हिसाब से स्वतः ही कीमतों का निर्धारण हो जाएगा। इस नियम के अनुसार व्यापार और उद्योग की व्यवस्था को खुला छोड़ दिया जाना चाहिए, तो वो प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपने आप ही नियंत्रण स्थापित कर लेगा।
फ्रांस के विचारकों ने यह प्रतिपादित किया कि राज्य को व्यापार और राजस्व में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस विचारधारा के प्रारंभिक प्रतिपादकों में से विल्हेम हम्बोल्ट का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, जिसने गवर्नमेंट मिनिमम पर लिखते हुए ये कहा था कि राज्य को जनहित के लिए किसी भी प्रकार का सकारात्मक कदम नहीं उठाना चाहिए। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने पर एडम स्मिथ ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा का प्रबल समर्थन किया। एडम स्मिथ का मत था कि राज्य को आर्थिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य न ही आर्थिक मामले सुलझा सकता है और न ही उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। राज्य को केवल 3 कार्य करने चाहिए: न्याय, व्यवस्था और शांति बनाए रखना चाहिए। आर्थिक मामलों के नियमों में मांग, पूर्ति, प्रतियोगिता, बाजार आदि को राम भरोसे ही छोड़ देना चाहिए। समाज के सब आर्थिक मामले प्रतियोगिता के द्वारा स्वयं ही व्यवस्थित हो जाएंगे। राज्य केवल ये देखे कि कोई अन्याय ना हो, आर्थिक गतिविधियां और लेन देन सही प्रकार से चलता रहे, अर्थात वो केवल एक रेफरी की भूमिका ही निभाएगा। एडम स्मिथ के बाद रिकार्डो और माल्थस ने भी आर्थिक हस्तक्षेपवाद का प्रबल समर्थन किया। जॉन स्टुअर्ट मिल इसके प्रबल समर्थक रहे हैं और उन्होंने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। उनके अनुसार राज्य को न्यूनतम कार्य करना चाहिए और व्यक्ति को उसके निजी मामलों में अधिकतम स्वतंत्रता देनी चाहिए। राज्य द्वारा उस पर लगाया गया प्रत्येक प्रतिबंध और राज्य के कार्य में वृद्धि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हानिकारक हो सकती है। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम भी हस्तक्षेपवादी राज्य के समर्थकों में प्रमुख रूप से लिया जाता है, जिसने राज्य को एक बुराई स्वीकार किया और जिसने राज्य के कार्य और शक्तियों का विरोध किया। उनका विचार था कि व्यक्ति को अपना विकास स्वयं करने की पूरी छूट दे देनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार उन्नति करने का अधिकार है। खुली प्रतियोगिता होने से योग्य लोग आगे बढ़ेंगे और अयोग्य लोग पीछे रह जाएंगे और उन्हें पीछे ही रहना चाहिए। प्राणियों और प्रकृति में योग्यतम की उपस्थिति का नियम है। जंगल में शेर ताकतवर जानवर ही जीवित रहते हैं और कमज़ोर पशु पक्षी इनका शिकार बन जाते हैं। यह प्राकृतिक व्यवस्था है जिसको कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार राज्य को भी चाहिए कि वह गरीबों और पिछड़े वर्ग के लिए उन्नति का कोई प्रयास ना करे। यदि राज्य जन कल्याण के नाम पर कमज़ोर लोगों की सहायता करता रहेगा तो वह प्राकृतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करेगा। स्पेंसर के अनुसार राज्य को स्कूल, कॉलेज, डाक, तार, मुद्रा आदि की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। यदि लोग इसे आवश्यक समझेंगे तो इसका प्रबंध स्वयं ही कर लेंगे। स्पेंसर के अनुसार राज्य केवल 3 काम करता है: व्यक्ति की बाहरी दुश्मनों से रक्षा, व्यक्ति की आंतरिक दुश्मनों से रक्षा और कानूनी रूप से किए गए अनुबंधों का पालन।